1919 का भारत। पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ओटोमन साम्राज्य टूटने की कगार पर था। तुर्की का सुल्तान, जिसे पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान खलीफा मानते थे, अब अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, भारत के मुसलमानों को तुर्की के सुल्तान से इतनी चिंता क्यों थी? इसका उत्तर सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान और उम्मत की भावना में छिपा था। खलीफा सिर्फ एक शासक नहीं था, वह इस्लामी दुनिया की एकता और नेतृत्व का प्रतीक था। ब्रिटेन ने युद्ध के दौरान वादा किया था कि तुर्की के साथ नरमी बरती जाएगी, लेकिन 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेस के तहत ओटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया गया। भारतीय मुसलमानों को लगा, ब्रिटेन ने धोखा दिया है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में मुंबई में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। यहीं से खिलाफत आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। मुख्य नेता थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान। उनकी मांगें स्पष्ट थीं। खलीफा की राजनीतिक शक्ति सुरक्षित रखी जाए, ओटोमन साम्राज्य की सीमाएं बरकरार रहें, इस्लाम के पवित्र स्थलों पर मुस्लिम नियंत्रण रहे। यह आंदोलन ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक सीधा राजनीतिक दबाव बन गया। इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब महात्मा गांधी ने खुलकर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा, खिलाफत का प्रश्न सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यह ब्रिटिश अन्याय का प्रश्न है। गांधी ने समझा कि अगर मुस्लिम भावनाओं को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया जाए, तो एक विशाल जनएकता बनाई जा सकती है। 1920 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। यहीं पर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ जुड़ गए। यह हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे शक्तिशाली क्षण था। जन आंदोलन का रूप 1920 से 1921 के दौरान सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों को लौटाना, विदेशी कपड़ों की होली, देशव्यापी हड़तालें, मस्जिदों में भाषण, मंदिरों में सभाएं, संयुक्त रैलियां। भारत में पहली बार धर्म और राष्ट्रवाद मिलकर जनता को बड़े पैमाने पर संगठित कर रहे थे। यह आधुनिक भारतीय जनराजनीति का प्रशिक्षण काल था। हिजरत आंदोलन, भावनाओं का चरम। 1920 में कुछ उलेमा ने फतवा दिया कि ब्रिटिश भारत दार-उल हरब है। हजारों मुसलमानों ने अफगानिस्तान की ओर हिजरत करने का निर्णय लिया। लोगों ने अपने घर बेच दिए, परिवारों को लेकर निकल पड़े, लेकिन अफगानिस्तान सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कई लोग निर्धन होकर लौटे। यह आंदोलन के लिए पहला बड़ा भावनात्मक झटका था। 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ। शुरुआत में यह ब्रिटिश और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे यह सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। हिंदू जमींदारों पर हमले हुए। ब्रिटिश सरकार ने कड़ा दमन किया। इस घटना ने हिंदू मुस्लिम एकता को गहरी चोट पहुंचाई। कांग्रेस असहज हो गई। मुस्लिम नेतृत्व दबाव में आ गया। चौरी चौरा निर्णायक झटका। 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई। भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। महात्मा गांधी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मुस्लिम नेताओं को लगा कि खिलाफत का मुद्दा बीच में छोड़ दिया गया। यहीं से कांग्रेस और मुस्लिम नेतृत्व के बीच विश्वास में दरार आने लगी। 1924 अंतिम झटका। तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने सत्ता संभाली। उन्होंने आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष सुधार शुरू किए। 1924 में उन्होंने खिलाफत संस्था को ही समाप्त कर दिया। विडंबना देखिए, भारत में आंदोलन खलीफा को बचाने के लिए चल रहा था। तुर्की ने स्वयं खिलाफत को खत्म कर दिया। खिलाफत आंदोलन का नैतिक आधार समाप्त हो गया। दीर्घकालिक प्रभाव। खिलाफत आंदोलन असफल जरूर हुआ,
लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था। एक हिंदू मुस्लिम एकता का अस्थायी शिखर और फिर टूटन। 2 धार्मिक पहचान की राजनीति का व्यापक अनुभव। 3 मुस्लिम राजनीतिक चेतना का उभार। 4 कांग्रेस और मुस्लिम नेतृत्व के बीच अविश्वास की शुरुआत। 5 भविष्य की अलगाववादी राजनीति की मानसिक नींव। इस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म और राजनीति को अलग रखना आसान नहीं होगा। निष्कर्ष: खिलाफत आंदोलन एक विरोधाभास था। इसने एकता भी दी और विभाजन की भूमिका भी तैयार की। इसने उम्मीद जगाई और निराशा भी छोड़ी। 1920 में भारत एकजुट था। 1924 में राजनीतिक रूप से बिखर चुका था। यहीं से उपमहाद्वीप की राजनीति एक नई दिशा में बढ़ने लगी, जो आगे चलकर 1947 में स्थायी सीमा में बदल गई।